हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो सॉलिड स्टेट बुक हमारी चल रही थी, तो सॉलिड स्टेट में अपन यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन बात कर रहे हैं यूनिट सेकंड की, जिसका नाम है आपके पास ठोस में बैंड, यानी बैंड थ्योरी से रिलेटेड है। यानी जो बैंड का निर्माण होता है, कोई भी क्रिस्टल लेते हैं उसमें कैसे बैंड का निर्माण होता है, उससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक आते हैं अपने पास। कुछ थ्योरम भी आएगी इसमें, कुछ मॉडल भी आएंगे, तो उसी की बात करेंगे। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड, जिसका नाम है ठोसों में ऊर्जा बैंड सिद्धांत। क्या नाम है? ठोसों में ऊर्जा बैंड सिद्धांत। अब सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ठोस में यानी जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड में ऊर्जा के बैंड जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, यानी उसमें बैंड का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ आपको जिस चीज़ को आप जानते हो उसी चीज़ के बारे में पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। तो सॉलिड की बताओ सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सॉलिड की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? परमाणु होता है। आप जानते हो कि सॉलिड की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? आपके पास परमाणु होता है। तो क्या बनता है? कोई भी सॉलिड होता है यानी कोई भी ठोस होता है, वो किससे मिलकर बना होता है? उसकी छोटी से छोटी इकाई माने तो वो क्या होगी? आपके पास एक परमाणु होगा। ठीक है। अब परमाणु में क्या क्या होता है? परमाणु में आप जानते हो क्या क्या होता है? परमाणु में वही आ जाते हैं आपके पास नाभिक। परमाणु में क्या आ जाता है? कोई भी नाभिक, नाभिक में क्या आ जाता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस टाइप का क्या आ जाता है, यानी नाभिक। और नाभिक के साथ में इसमें क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब मैं बात करूँ नाभिक के अंदर क्या होगा, तो नाभिक के अंदर क्या होगा? प्रोटॉन प्लस का न्यूट्रॉन, ये होगा। अब यहाँ पे बात करें कि जो ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो तो क्या करते हैं, अपन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, अब ये भी कोई एक कक्षा में तो चक्कर नहीं लगाते। ये भी आप जानते हो कि जो भी इलेक्ट्रॉन यदि किसी नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो वो क्या एक कक्षा में लगाते हैं क्या? नहीं, वो भी क्या करते हैं? अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। यदि मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे कोई ये नाभिक था आपके पास, ये क्या था आपके पास? कोई नाभिक था। अब इसमें कोई एक कक्षक ये था, दूसरा कक्षक ये था, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हो सकता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो, इस टाइप से इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। यदि इस टाइप से कोई आपके पास इलेक्ट्रॉन है और वो क्या कर रहा है, यहाँ पे ये हो गया आपका नाभिक। अब ये चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या आप यहाँ से कह सकते हो कि जो नाभिक का लूजली बाउंड, जिसे आपके पास दो वर्ड आते हैं, एक तो लूजली बाउंड, क्या आता है? लूजली बाउंड, जिसे शिथिलता बंद कहते हैं। क्या कहते हैं? शिथिलता बंद। और एक आते हैं अपने पास बाउंड, एक आते हैं आपके पास बाउंड, जो नाभिक से क्या रहते हैं? बंधे हुए रहते हैं। तो इस इन दोनों में क्या डिफरेंस है? यानी इसमें ये कह सकता हूँ कि ये नाभिक और जो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, जो नाभिक है आपके पास और नाभिक के जो चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने वाले हैं, उनके बीच में कौन सा फोर्स काम करता है? अब जानते हो नाभिक कौन सा होता है आपके पास? बताओ नाभिक कौन सा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नाभिक आप जानते हो कि प्रोटॉन कैसा होता है? धनावेशित होता है। न्यूट्रॉन कैसा होता है? उदासीन होता है। तो अपना जो नाभिक होगा वो क्या होगा आपके पास? पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव है और इसके बीच में जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है वो क्या? इलेक्ट्रॉन है। यानी इसके और इसके बीच में क्या होगा? कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। इस नाभिक के बीच और ये इलेक्ट्रॉन के बीच, इसके में क्या लग रहा है आपके पास? कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है। आप यदि उस फोर्स का नाम देना चाहो तो फोर्स का नाम क्या दोगे आप? कूलाम फोर्स। अब ये कूलाम कौन सा होगा? रिफ्लेक्टिव होगा या अट्रैक्टिव होगा? बताओ। आप जानते हो कि यहाँ पे ये प्लस है, ये माइनस है, तो इस प्लस और माइनस के बीच हमेशा कौन सा फोर्स काम करता है? कौन सा फोर्स काम करता है? अट्रैक्टिव, यानी आकर्षण, कूलाम आकर्षण बल काम करेगा। ठीक है। जब कूलाम आकर्षण बल काम करेगा यानी कूलाम अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, तो मैं कह सकता हूं कि जो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास है, मैं ये बोल सकता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास है वो तो क्या रहते हैं अपने पास? बंधे हुए रहते हैं। यानी वो तो क्या रहते हैं? टाइटली बाउंड रहते हैं, यानी बंधे हुए रहते हैं, जो बाहर नहीं जा सकते। और जो जैसे जैसे मैं बात करता हूँ कि इलेक्ट्रॉन ऊपर वाली कक्षा में जाते रहते हैं, जैसे सबसे पहले इस कक्षा में थे, फिर इसमें थे, फिर इसमें थे, जैसे जैसे नाभिक क्या हुआ ऊपर वाली कक्षाओं में उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे, तो उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे तो वहां पर उनको क्या पता लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ये नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन, इस कक्षा का इलेक्ट्रॉन और ये नाभिक और ये इलेक्ट्रॉन, यानी एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो इन दोनों में आप कह सकते हो कि फोर्स किस पर कम होगा और किस पर ज़्यादा होगा। आप जानते हो कि ये इसके ज़्यादा पास है, तो यानी फोर्स तो इसका ही ज़्यादा होगा। क्या होगा? इसका फोर्स क्या होगा आपके पास? ज़्यादा होगा। और इसका फोर्स क्या होगा? कम होगा। इसका फोर्स क्या होगा आपके पास? कम होगा। तो जब मैं किसी दो क्रिस्टल में क्या करूँगा? दो परमाणु को पास लाऊंगा, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, जो ये लूजली, जिसे अपन बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे बोलते हैं अपन संयोजकता इलेक्ट्रॉन,
यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, दो परमाणु को मैं यदि पास लाऊंगा कोई भी ठोस में किसी भी क्रिस्टल में, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करेंगे, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है हो सकता है वो यहाँ से एनर्जी लेकर क्या जाए, मुक्त हो जाए, मुक्त होने के बाद उससे दूसरे परमाणु से क्रिया करें तो उसमें कुछ ना कुछ इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला जो थ्योरी वाला कंसेप्ट है जो ये अपना न्यूक्लियस में आपने पढ़ रखा है, वो भी एक का क्या बताता है, आपका एक ऊर्जा बैंड का निर्माण ही बताता है। क्योंकि इसमें भी क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, ऊर्जा के बैंड बनते हैं। अब वो कैसे बनती है, क्योंकि अपन को पता है कि जो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है वो कैसे रहता है, वो आपको पता है कि वो आप किसके अनुसार पढ़ते हो, पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार पढ़ते हो। किसके अनुसार पढ़ते हो, पाउली के अपवर्जन नियम के अनुसार, या फिर आप कह सकते हो किसके, हुंड के नियम के अनुसार। तो ये सब क्या आप इसके बेस पे क्या पढ़ते हो, इसके इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम रहता है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप जिसमें मन आया वो से इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो ये इलेक्ट्रॉन भी अपन कह सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो भी क्या रहते हैं, अलग अलग ऊर्जा स्तर में रहते हैं। तो इन्हीं ऊर्जा स्तरों के कारण इसमें क्या बनता है, कुछ निर्माण ठोसों में क्या बनता है, आपका बैंड बनता है। तो उसी को अपन क्या कहेंगे, ऊर्जा बैंड सिद्धांत कहेंगे। ठीक है, मान लेता हूँ ये वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो यदि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ किसका, जर्मेनियम का, किसका एग्जाम्पल लेता हूँ, जर्मेनियम का। कितना इलेक्ट्रॉन विन्यास, 32। क्या मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 और 3p, कितना आएगा देखो 10, 10 और ये कितना हो गया, देखो यहाँ पे ये तो हो गया 10, 10 और 10 20, 20 और ये हो जाएगा 30, 30 और 2 32। ठीक है, अब जानते हो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखोगे आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो आपके पास जो आया है, यानी ये वाले इसमें जो लूजली बाउंड होंगे वो कौन से होंगे, वो आप जानते हो कि जो लूजली बाउंड होंगे इसमें वो कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वाले जो 4 वाले कक्षक में भरे हुए हैं। यानी ये वाले जो 3 कक्षा में भरे हुए, ये कैसे आपके पास टाइटली बाउंड है, क्योंकि इसमें कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसको अपन कह सकते हैं कि ये आपके पास एक तरह से क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। क्या है आपके पास, ये एक तरह से संयोजी इलेक्ट्रॉन है, या फिर क्या है आपके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्या है आपके पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब यदि मैं इनका स्थितिज ऊर्जा का वक्र बनाना चाहूँ, जो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते हैं, इनके कुछ ना कुछ एनर्जी रहती है, आपको ध्यान है। तो यदि इसका मैं पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में यदि इसका कर्व बनाना चाहूँ तो देखो क्या आएगा, n इज इक्वल टू, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, n इज इक्वल टू मान लिया मैंने 1। क्या मान लिया, n इज इक्वल टू 1 में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो मैं इलेक्ट्रॉन भर लेता हूँ यहाँ पे कितने आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये मैंने क्या भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर क्या है आपके पास, n इज इक्वल टू 2। अब n इज इक्वल टू 2 में देखो एक s है और एक p, यानी इसमें भी 2 कक्षक आएंगे। यानी मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक तो आएगा s और एक आएगा p। ये किसके लिए है, n इज इक्वल टू 2 के लिए। इसमें यदि इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखो s में तो 2, तो s में कितने, 2 भर दिए। p में कितने, 6, तो 1 2 3 4 5 और 6, इस टाइप से। फिर क्या है 3, तो ये 3, n इज इक्वल टू 3 के लिए क्या आएगा आपके पास, 3 कक्षक है s p और d। तो ये आ जाएगा आपके पास s, ये p और ये d। ये किसके लिए आ जाएगा आपके पास, n इज इक्वल टू 3 के लिए। तो अब ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसमें भरोगे तो कितने, s में तो कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने 6, तो 1 2 3 4 5 और 6। आगे कितने 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस टाइप से ये क्या आ गया, n इज इक्वल टू 4। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो आकर्षण, यानी कोई नाभिक है जर्मेनियम का, उसमें कोई परमाणु है जर्मेनियम, उसमें क्या कोई नाभिक है जिसमें प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन की संख्या कितनी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, आप जानते हो। तो मैं कह सकता हूं कि जो टाइटली बाउंड होगा वो तो कौन सा होगा, ये वाले कक्षक होंगे। यानी सबसे ज्यादा जो कूलाम आकर्षण फोर्स लगेगा वो किस पर लगेगा, इस पर लगेगा, फिर किस पर लगेगा, फिर इस पर, फिर इस पर, इस टाइप से लगेगा। अब यदि मैं लास्ट वाले पे आता हूँ n इज इक्वल टू 4 पे, तो देखो n इज इक्वल टू 4 में क्या है आपके पास, ये क्या है आपके पास, n इज इक्वल टू 4। तो ये कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, देखो इसमें 2 2 ही है, तो s में भी 2, तो ये s में मैंने 2 भर दिए, और p में भी 2, तो मैंने p में भी 2 भर दिए। इसको मैं कह सकता हूँ कि ये कौन से है आपके पास, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। कौन से है आपके पास, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो ये तो हो जाएंगे संयोजी, जो कैसे रहते हैं, लूजली बाउंड रहते हैं, शिथिलता बाउंडेड रहते हैं, शिथिलता बंद रहते हैं। और ये कैसे रहते हैं आपके पास, टाइटली बाउंड रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखो यहाँ से क्या पता लग रहा है आपको कि जर्मेनियम का कोई भी मैंने परमाणु लिया, उसमें कोई भी नाभिक लिया था, उस नाभिक में क्या हुआ आपके पास, अलग अलग स्टेट थे। यानी n इज इक्वल टू 1 के लिए यहाँ पे था, n इज इक्वल टू 2 के लिए वापस देखो n इज इक्वल टू 2 के लिए भी इसमें 2 ऊर्जा स्तर आ गए, एक s का एक p का।
n इक्वल टू 3 के लिए पी 3 आ गए, एस पी और डी का 4 के लिए कितना आ गए, ये क्या है आपका n इक्वल टू 4 है, तो n इक्वल टू 4 के लिए कितना आ गया आपके पास 2 आ गए। तो इस टाइप से क्या होता है, इनमें भी क्या होता है, अलग अलग बैंड द्वारा इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ ना कुछ बैंडों का निर्माण होता है। और ये बैंड, मान लिया कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये किसी ठोस में किसी एक और परमाणु को पास लाया जाए तो हो सकता है ये इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके नाभिक से क्या कर जाए, रिएक्शन कर जाए। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है आपको समझने का। तो इसको थोड़ा थोड़ा अपन लिख भी लेते हैं इसके बारे में। तो टॉपिक लगा दीजिए आप कि ठोसों में ऊर्जा बैंड का निर्माण, ठोसों में ऊर्जा बैंड का निर्माण। लिखिए इसमें कि किसी भी पदार्थ की मूलभूत इकाई परमाणु होता है, किसी भी पदार्थ की मूलभूत इकाई परमाणु होता है, और एक परमाणु में या एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं, वह एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर उन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वितरण, पाउली के अपवर्जन नियम एवं हुंड के नियम के अनुसार होता है। विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वितरण पाउली के अपवर्जन नियम एवं हुंड नियम के अनुसार होता है। पाउली के अपवर्जन नियम एवं हुंड नियम के अनुसार होता है। तो इलेक्ट्रॉन पहले कम से कम ऊर्जा स्तर और फिर उच्चतर ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पहले कम से कम ऊर्जा स्तर फिर उच्चतर ऊर्जा स्तर में भरे जाते हैं। और बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इन संयोजी इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल कम होने के कारण ये लूजली बाउंड रहते हैं या शिथिलता बंद रहते हैं तथा अन्य इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में उपस्थित होने के कारण अन्य इलेक्ट्रॉन अंत कक्षाओं में उपस्थित होने के कारण नाभिक का आकर्षण बल अधिक होता है। इन्हें बंद इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एग्जाम्पल करके लिख लो। जर्मेनियम के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। जर्मेनियम के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित 4 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जबकि अन्य इलेक्ट्रॉन प्रथम 3 कक्षाओं में पूर्णतया भरे रहते हैं,
पूर्णतया भरे रहते हैं, इन्हें बंद इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जबकि अन्य इलेक्ट्रॉन प्रथम 3 कक्षाओं में पूर्णतया भरे रहते हैं, इन्हें बंद इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन के कारण जर्मेनियम की संयोजकता +4 होती है। जर्मेनियम की संयोजकता +4 होती है। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार सभी इलेक्ट्रॉन संभावित ऊर्जा स्तर जिन्हें अनुमत ऊर्जा स्तर या अलाउड बैंड में रहते हैं, जिन्हें अनुमत ऊर्जा स्तर कहते हैं, उसमें रहते हैं। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार सभी इलेक्ट्रॉन संभावित ऊर्जा स्तर जिन्हें ऊर्जा स्तर या अलाउड बैंड कहते हैं, उसमें रहते हैं। और जर्मेनियम का ऊर्जा स्तर निम्न है। तो देखो, इसमें जो जर्मेनियम के बारे में समझाया है वही मैंने लिखाया है, जो नाभिक के बारे में जानते हो वही आपने लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये तो हो जाएंगे अपने पास संयोजी ऊर्जा स्तर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये कौन सा होगा आपके पास, संयोजी ऊर्जा स्तर, और ये हो जाएगा आपके पास अंतः ऊर्जा स्तर। ठीक है। तो देखो, इस परमाणु में कोई भी नाभिक के कारण जो भी बैंड रहते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं, वो भी कोई ना कोई एनर्जी लेवल में ही रहते हैं। तो उन्हीं लेवल के बेस पे क्या बनता है, अपना कोई ना कोई बैंड बनता है। तो उसके लिए इस टाइप से ये वाला डायग्राम बना दो आप, और ये जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास करके ये लिख लो। ये तो रहने दो, ये तो सब मैंने लिखा दिया थ्योरी में आपको। ये वाला डायग्राम और ये वाला जो जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ ये लिख दो। लिख लिया, डायग्राम बना दिया। अब इस डायग्राम को समझो, जो ये वाला दूसरा डायग्राम बनाया हुआ ये वाला, इसमें क्या है आपके पास, ये बात कर रहा है क्वांटम मैकेनिक्स के बेस पे। अब ये कह रहा है कि जब मैं कोई ठोस बनाता हूँ, ठोस बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 2 परमाणु को पास में लाता हूँ। क्या लाता हूँ, 2 परमाणु को पास में लाता हूँ। एक ए हो गया, एक बी हो गया, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। और जब मैं इसको क्या करता हूँ, एक दूसरे के पास लाऊंगा। जब एक दूसरे के पास लाऊंगा तो ये क्या करेंगे, मान लिया कि जो इसमें जो बाहर का इलेक्ट्रॉन था, अब मैं बाहर के इलेक्ट्रॉन की केवल बात कर रहा हूँ, ठीक है, अंदर वाले के इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह सकता हूँ कि जो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है, ये क्या इसमें वैलेंस है, तो क्या ये इसके साथ रिएक्शन कर सकता है। जब ये दोनों परमाणु को मैं पास में लाऊंगा, जब दोनों परमाणु को पास में लाऊंगा तो इसका इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक से रिएक्शन करेगा। हो सकता है इसका इलेक्ट्रॉन इसके नाभिक से रिएक्शन करे, ये भी हो सकता है। तो जब कोई ऐसा केस बनता है तो इसके बीच में क्या करते हैं, इन दोनों परमाणुओं के कारण क्या बनते हैं, कुछ वक्र बनते हैं। तो ये वक्र ये क्या करेगा, जब दोनों परमाणुओं को आपस में पास में लाएंगे तो आपके पास हो सकता है उसके 2 ऊर्जा स्तर का निर्माण करता है। कितने ऊर्जा स्तर का निर्माण करता है, 2 ऊर्जा स्तर का। तो हो सकता है वो 1 से कम हो सकता है वो 1 से ज्यादा हो। तो जब अपने पास 2 परमाणु को पास में लाएंगे, यानी पहले ए बी यहाँ पे था, अब ए बी आपके पास कहाँ गया, यहाँ पे आ गया, तो इसके बीच में जो उबेनिश दीवार होगी, मान लिया कि आपके पास ए और बी 2 अलग अलग थे, जब उसको पास में लाया जाता है अट्रैक्शन के कारण, तो वो अट्रैक्शन होकर क्या हो जाता है, पास तो आ जाते हैं, ठोस बना लेता है। पर उसके बीच में जो उबेनिश दीवार थी, अब पहले वो दूर था, तो मतलब आप कह सकते हो कि कोई भी व्यक्ति दूर है तो उसके बीच में ज़्यादा क्लोज रिलेशन नहीं होगा, यदि कोई पास है तो क्लोज रिलेशन होगा। तो अपन कह सकते हैं कि इसके बीच में जो उबेनिश दीवार थी वो क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए।
जैसे दो व्यक्तियों के बीच की यदि कोई दो व्यक्ति पास में आ जाते हैं, दो व्यक्ति फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो उनके पास क्या होता है, ओवेनिस्ट जो दीवार होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जो बीच की रोधिका होती है वो कम हो जाती है। तो सेम वही कंसेप्ट है इसमें, ये देखो ये बीच की जो रोधिका है ये क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जो पहले था, पहले तो क्या था, ये आपका जो रेड वाला ये बार वाला दिख रहा है ये हिस्सा था। अब क्या किया, जब दो परमाणु पास में आए तो उन्होंने दो ऊर्जा बैंड का निर्माण किया, तो वो क्या किया, उन्होंने ओवेनिस्ट दीवार थी वो उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। हो सकता है वो और भी कम कर सकते और ज़्यादा क्लोज आते, तो बट अपन को समझने के लिए एक बार ये वाला कंसेप्ट आपको समझना है। तो इस पता लग गया कि इसमें क्या होगा। अब हो सकता है इसमें दो परमाणु पास में लाते तो एक की ऊर्जा पहले वाले से ज़्यादा हो या फर्स्ट वाले की ऊर्जा दूसरे वाले से कम हो, इस टाइप में भी ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लिख लीजिए, फिर ये डायग्राम बनाना लिखिए। इसमें जब किसी ठोस के दो परमाणु को निकट लाया जाता है, जब किसी ठोस के दो परमाणु को निकट लाया जाता है तो एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन से, तो एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन से अन्योन्य क्रिया करता है। तो एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन से अन्योन्य क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप दोनों परमाणुओं के प्रत्येक ऊर्जा स्तर, दो ऊर्जा स्तर का समूह बना लेते हैं, दो ऊर्जा स्तर का समूह बना लेते हैं, जिनमें से एक स्तर की ऊर्जा पूर्व के ऊर्जा स्तर से कम, जिनमें से एक स्तर की ऊर्जा पूर्व के ऊर्जा स्तर से कम तथा दूसरे स्तर की ऊर्जा पूर्व के ऊर्जा स्तर से अधिक होती है। दूसरे स्तर की ऊर्जा पूर्व के ऊर्जा स्तर से अधिक होती है, और साथ ही अध्यारोपण से दोनों परमाणुओं के विभव कूप की, और साथ ही अध्यारोपण से दोनों परमाणुओं के विभव कूप की ओवेनिस्ट दीवार की ऊंचाई कम हो जाती है। ओवेनिस्ट दीवार की ऊंचाई कम हो जाती है। और परमाणुओं के संयोजकता ऊर्जा स्तर परस्पर ओवेनिस्ट होने के कारण संयोजी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सकता है। अब देखो इसमें क्या होता है, ये कह रहा हूं मैं, क्या किया मैंने, दो परमाणु को पास में लाया है, मतलब एक नाभिक तो ये हो जाएगा, एक नाभिक ये हो जाएगा। हो सकता है मैं इसको n = 1 मान लूँ, इसको n = 2 मान लूँ, n = 3 मान लूँ, इस टाइप से मान लूँ, और ऊपर जाऊँ तो n = 4। तो इस टाइप से मैं कह सकता हूँ कि अब जैसे जो ऊपर का ऊर्जा स्तर आया है, यानी उसकी एनर्जी क्या होगी, जो ऊपर एनर्जी लेवल आया है इसका मतलब उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी नीचे वाले के कंपेयर में। और उससे ऊपर n = 3 की बात करेंगे तो n = 3 की एनर्जी ज़्यादा होगी n = 2 के कंपेयर में। और यदि मैं इसकी बात करूं कि n = 1 की जो ऊर्जा है वो n = 2 के कंपेयर में क्या होगी, कम होगी। n = 2 की ऊर्जा है वो 3 के कंपेयर में क्या होगी, कम होगी। तो इस तरीके से मैंने जो कम ज़्यादा का कंसेप्ट लिखा है वो क्या है कि पहले की जो कोई ऊर्जा स्तर होता है वो यदि उसके पूर्व ऊर्जा स्तर की बात करता है तो उससे तो क्या होगा, ज़्यादा होगा। यदि उसके नीचे की ऊर्जा स्तर की बात करता है तो उससे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये यदि बात करूँ, ये इसके कंपेयर में क्या होगा, कम होगा, बट ये इसके कंपेयर में क्या होगा, ज़्यादा होगा। यही कंसेप्ट है। ठीक है, ये डायग्राम बना लीजिए। और इसमें क्या बता रहा है, इस जो ओवेनिस्ट दीवार है, ओवेनिस्ट दीवार कौन सी, ये जो बीच में छोटी की गई है, ये ओवेनिस्ट दीवार को शो कर रहा है। क्योंकि यदि पहले होता तो पहले ये इतना गैप आ रहा था, अब जब दोनों पास आ गए तो क्या हो गया, ओवेनिस्ट हो गया, इतना इतना गैप आने लग गया। ठीक है, बना लीजिए इसे।
छालम बैंड, कंडक्टिंग बैंड, ठीक है, बना दिया। अब देखो इसमें एक कंसेप्ट आपने केमिस्ट्री में बहुत बार पढ़ा हुआ है कि कोई भी मैं बैंड सिद्धांत की बात करता हूँ तो उसमें ये भी एक कंसेप्ट आता है जिसमें मान लिया कि आपके पास क्या है, छालम बैंड है और बाकी क्या है, संयोजकता बैंड है। इसके बीच में क्या रहता है, आपके पास एनर्जी डिफरेंस रहता है जिसे बोलते हो आप डेल ई जी। यहाँ से यदि आपको ध्यान होगा तो यहाँ से अपन 3 टर्म भी डिफाइन करते हैं, चालक, कोचालक और सोचालक। इस टाइप से 3 टर्म भी डिफाइन होती है, इंसुलेटर, कुचालक, चालक और सुचालक, कंडक्टिंग, इंसुलेटर, इस टाइप की टर्में डिफाइन होती है। तो वहाँ पे क्या होता है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आसानी से आदान प्रदान होता है, इसका मतलब तो वो क्या है, चालक है, उसके कारण अपन को क्या मिल सकती है, करंट मिलेगी। यदि वो कुचालक है, कुचालक का मीनिंग क्या होगा, देखो यदि वो चालक है जब तो क्या होगा, ये एनर्जी गैप कम होगा, जब एनर्जी गैप कम होगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है, इसका मतलब वहाँ पे अपन को करंट मिलेगा। यदि मैं कुचालक की बात करता हूँ, कुचालक यानी इसमें कोई भी डिफरेंस एनर्जी, यानी कुचालक में कभी भी करंट प्रवाहित नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके यदि मैं बैंड की बात करूं तो ये डेल एज क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से यहाँ पे वो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आसानी से नहीं हो सकता, उसकी वजह से क्या होता है, अपन को करंट नहीं मिलती, तो इसलिए वो क्या होता है, कुचालक होता है। तो इसके बारे में भी आप लिख सकते हो कि कोई भी, अब जैसे संयोजकता बैंड की बात करूँ तो संयोजकता बैंड में कौन से आएंगे, वही जो वैलेंस में रहते हैं, चालन में कैसे आएंगे, जो पहले से फिक्स रहते हैं, इस टाइप से, ठीक है। तो लिखिए इसके बारे में, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ये आप जानते हो। लिखिए ठोस के परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठोस के परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन जिस ऊर्जा बैंड में स्थित होते हैं, जिस ऊर्जा बैंड में स्थित होते हैं उसे संयोजकता बैंड कहते हैं, उसे संयोजकता बैंड कहते हैं, उसे संयोजकता बैंड कहते हैं। और संयोजकता बैंड के ऊपर, और संयोजकता बैंड के ऊपर अधिक ऊर्जा का चालन बैंड होता है, अधिक ऊर्जा का चालन बैंड होता है, चालन बैंड होता है। और चालन बैंड व संयोजकता बैंड के मध्य, चालन बैंड व संयोजकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल में कोई भी, चालन बैंड व संयोजकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल में कोई भी अनुमत ऊर्जा स्तर नहीं होता, अनुमत ऊर्जा स्तर नहीं होता। और इसको वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, इसको वर्जित ऊर्जा अंतराल कहते हैं, यानी फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। इसे वर्जित ऊर्जा अंतर कहते हैं। डायग्राम बना दीजिए ये, डायग्राम बना लीजिए। और इसमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, ये तो क्या है आपका ई सी हो गया, ये हो गया आपका ई वी हो गया, इसके बीच में यदि मैं बात करूँ तो इससे आप बोलते हो फर्मी एनर्जी लेवल। क्या बोलते हो? फर्मी एनर्जी लेवल, जो इसके बीच में सेंटर में होता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई भी बैंड नहीं होता, यानी जो ये एनर्जी गैप दिख रहा है डेल ई जी, यहाँ पे फॉरबिडन एनर्जी गैप कहलाता है। फॉरबिडन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी बैंड नहीं बनेगा, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ तो डेल ई जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई वी माइनस का ई सी। ई वी क्या है आप पे, चालन बैंड की निम्नतम ऊर्जा। ई वी यहाँ पे क्या है, ई वी है यहाँ पे आपकी चालन बैंड की निम्नतम ऊर्जा, चालन बैंड की निम्नतम ऊर्जा। और जो ई सी है वो क्या है, वो होगी संयोजकता बैंड की उच्चतम ऊर्जा। ये कैसे होगा, देखो जो डेल ई यहाँ पे अपन यहाँ से की बात करें, इसके ऊपर वाले तल की और इसके नीचे वाले तल की, तो ये तो क्या हो गया, उसका लोवेस्ट हो गया, और ये इसका क्या हो गया, टॉपेस्ट हो गया, हाईएस्ट है यानी। तो इस तरीके से जो डेल ई जी आएगा वो क्या आएगा, ई वी माइनस का सी आएगा। ये चीज़ आप ध्यान रखना।
लिखिए इसमें सामान्य अवस्था में 0 केल्विन वर्जित ऊर्जा अंतराल होने के कारण धारा का प्रवाह नहीं होता है। सामान्य अवस्था में 0 केल्विन वर्जित ऊर्जा अंतराल होने के कारण धारा का प्रवाह नहीं होता है। अन्य किसी तापमान पर कुछ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा प्राप्त कर संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं और धारा का अल्पमान प्राप्त होता है और इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त ऊर्जा मैंने यहाँ पे देखो एक चीज उल्टी लिख दी। क्या उल्टा? ये लिखा कि जो ये होता है, ये क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड है, तो ये क्या है? EV हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका EC। ये कंडक्शन बैंड है तो ये EC और EV मैंने जस्ट ऑपोजिट कर दिया। यहाँ तो सही लिखा है, यहाँ भी सही लिखा है क्या? यहाँ भी सही नहीं लिखा है, क्योंकि ये भी जो हाईएस्ट होगा वो क्या होगा? EC माइनस का EV आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ज़्यादा में से कम को घटाओगे, हाईएस्ट किसका होगा? हाईएस्ट तो किसका होगा आपके पास? EC का और माइनस का EV, यानी उसकी ऊर्जा किसकी ज़्यादा है? इसकी ज़्यादा। इसका मतलब इसकी ऊर्जा ज़्यादा है, इसकी ऊर्जा कम है, तो इसमें से ये लेस होगा, तो इसके बीच में क्या आएगा? एनर्जी डिफरेंस आएगा। तो डेल इज इक्वल टू, तो EV तो क्या हो जाएगा आपके पास? EV हो जाएगा, देखो यहाँ पे भी मैंने उल्टा कर दिया, चालन बैंड की निम्नतम ऊर्जा, तो चालन बैंड की निम्नतम ऊर्जा EC और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये EV। ठीक है, देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, आप इसको सही कर देना। ये मैंने जस्ट इंग्लिश में देखो, वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड को अपन V से लिखते हैं तो EV हो जाएगा। कंडक्शन बैंड है तो उसको क्या लिखोगे आप? EC लिखोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास जो आज का अपना टॉपिक था कि ठोस में ऊर्जा बैंड का निर्माण कैसे होता है। तो देखो कुछ भी रटने जैसा नहीं है। सबसे पहले तो आपको कोई भी परमाणु, कोई भी क्रिस्टल या परमाणु की इकाई के बारे में बात करनी है। तो परमाणु में क्या क्या होता है? नाभिक होता है, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, कैसे एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं। फिर उसमें लूजली बाउंड और टाइट बाउंड की बात करनी है। आप जानते हो कि जो बाहर इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो संयोजी इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लूजली बाउंड रहते हैं। नाभिक में से उसका आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है अंतः ऊर्जा के कंपेयर में। इसको यदि मैं डायग्राम के रूप में बनाना चाहूँ तो ये मैंने उसका एनर्जी डायग्राम बनाया है इस टाइप का कि n इज इक्वल टू 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए। तो जो ऊपर 4 वाले हैं वो क्या आपके पास? संयोजी इलेक्ट्रॉन है। जो ऊपर अंदर वाले हैं वो क्या है? अंतः ऊर्जा स्तर है, यानी वो क्या है आपके पास? एक तरह से टाइटली बाउंड है। ठीक है, यदि मैं दो परमाणु को पास में लाता हूं तो उसमें क्या होता है? ओवेनिस्ट दीवार छोटी हो जाती है। तो ये ओवेनिस्ट दीवार इसकी छोटी हो जाती है और इसके एनर्जी डिफरेंस क्या होता है? यानी हो सकता है इसके कंपेयर में इसकी एनर्जी कम हो, इसके कंपेयर में इसकी एनर्जी ज़्यादा हो। और यदि मैं बात करता हूँ एक बैंड थ्योरी, ये जानते हो आपकी चालन बैंड, संयोजकता बैंड, दो बैंड गैप होते हैं। इसके बीच में फोरबिडन एनर्जी गैप रहता है। इसके बीच का सेंटर तल होता है वो एनर्जी फर्मी तल कहलाता है। और ये संयोजकता बैंड कहाँ पे बनती है? जो संयोजी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान आसानी से हो सकता है, आप जानते हो। यदि वो चले जाते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ अल्पमान की धारा मिलेगी। यदि वो नहीं जाते, एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा है, तो आपको क्या मिलेगा? कुछ अलग की तरह व्यवहार करेगा। तो ये क्या हो गया आपका ठोसों में ऊर्जा बैंड का सिद्धांत। तो एक एक टॉपिक को अपन कवर करते चलेंगे। इसमें कुछ आपके क्या है, जो आपने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है उसका भी कुछ थोड़ा सा पार्ट है, तो वो भी अपन कवर करेंगे इसमें। ठीक है, तो आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।